नमस्ते, ज्ञान विविधि चैनल में मैं स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य कक्षा 12 की हिंदी साहित्य का अध्ययन आज की कक्षा में करेंगे और अपना अध्याय है 19 जिसका नाम है सेम और देव, जिसके लेखक है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी। नाम है वो बहुत बड़ा है, अज्ञे जी के नाम से इनको जाना जाता है। तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इनका पूरा नाम है। देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी है, इनका जो पाठ है सेम और देव बड़ा ही सुंदर एक कहानी के रूप में है, बहुत ही सुंदर इनका ये पाठ है और एक बहुत ही अच्छा संदेश देने वाला पाठ है। लेकिन पाठ का अध्ययन करने से पहले हम इनका जीवन परिचय है वो जान लेते हैं। जीवन परिचय की कुछ मुख्य बातें हैं, उनका अध्ययन है वो हम कर लेते हैं। तो अज्ञे जी हैं, उनका जन्म की बात है वो सबसे पहले की जाती है कि इनका जन्म है वो कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को हुआ था। तो इनका जन्म है वो 7 मार्च 1911 को। अब स्थान कहाँ हुआ था, स्थान की अगर बात करी जाए कि इनका जन्म है वो कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया जिला देवरिया में इनका जन्म है वो हुआ था। और कस्बे का नाम अगर देखा जाए तो कस्बा है इनका, कस्बा है वो कसिया। सच्चिदानंद अज्ञे जी हैं, इनका जन्म है 7 मार्च 1911 को उत्तर प्रदेश के जिला देवरिया में कस्बा है। कस्बे की अगर बात की जाए तो कसिया क्षेत्र में इनका जन्म है वो हुआ था। अब इनके देखिए पिता की बात की जाए तो देखिए इनका नाम है वो इतना बड़ा है, इनका नहीं, इसमें इनका पिता का नाम है हीरानंद। पिता है इनके हीरानंद शास्त्री जी। हीरानंद शास्त्री इनके पिता थे, जो कि पुरातत्व वेत्ता थे, पुरातत्व चीजों के ज्ञाता थे। इनको बहुत अच्छी जानकारी थी, पुरातत्व ज्ञाता थे, पुरातत्व ज्ञाता। इनके पिता पुरातत्व ज्ञाता थे, वो पुरातत्व वेत्ता के नाम से ये प्रसिद्ध थे इनके पिता हीरानंद शास्त्री। तो देखिए प्राचीन समय में ऐसी परंपरा चलती थी कि पुत्र है उसके नाम के साथ में पिता का नाम भी जुड़ता था। तो इनको देखिए इनका सच्चिदानंद हीरानंद इनका है क्या पिता का नाम है, और वात्स्यायन इनको उपमा दी है वो दी गई है। देखिए इनका बचपन का जो नाम था, बचपन का इनका नाम है, बचपन का नाम था सच्चा। सच्चा कहकर इन्हें पुकारा जाता था। देखिए जब हम सभी जानते हैं बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें किसी नाम से पुकार लेते हैं, गुड्डू है, चिंकी है, पिंकी है, लेकिन उनका मूल नाम है वो और होता है। तो सच्चा इनका बचपन का नाम था और सच्चा नाम से इनका नाम है वो क्या पड़ा है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी इनका पूरा नाम का नाम है वो बहुत बड़ा है। अब इनके देखिए अगर इनका जो बचपन था लखनऊ, मद्रास, बिहार, मद्रास और कश्मीर आदि में बीता है। इनका जो बचपन था, बचपन लखनऊ, मद्रास, बिहार, कश्मीर में बीता। इन्होंने अपना बचपन है वो लखनऊ, मद्रास, बिहार और कश्मीर में बिताया था। अब इनकी शिक्षा की बात की जाए तो इनकी शिक्षा है, देखिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा है वो घर पर ही हुई थी। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है, भाषा का जो ज्ञान है वो इनके पिता ने इनको घर पर ही दिलवाया था। बाद में ये मद्रास से इन्होंने की थी, मद्रास और लाहौर में इनकी शिक्षा है वो प्रारंभ हुई थी। बीएससी करने के बाद एमए इन्होंने अंग्रेजी से की थी। एमए की शिक्षा की अगर बात की जाए तो प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई, फिर उसके बाद में इन्होंने मद्रास से की, मद्रास से आगे की पढ़ाई की। फिर उन्होंने
इन्होंने किया था। गहन अध्ययन इन्होंने किया था, यानी कि अब देखिए अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया, अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान था, इसके बाद में इन्होंने संस्कृत पढ़ी, हिंदी विषय है इसका भी गहन अध्ययन किया और कुछ भाषाओं का ज्ञान इन्होंने बचपन में अपने घर पर ही कर लिया था। इसके बाद आता है कि देखिए स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में क्रांतिकारी के रूप में जेल में गए थे। ये स्वतंत्रता आंदोलन जब हुआ था इसके 1930 से 1936 के बीच में ये जेल गए थे। 1930 से 1936 के मध्य जेल गए थे। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के कारण, स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने के कारण इन्हें जेल भी जाना पड़ा था। क्रांतिकारी के रूप में ये जेल गए थे। अब आगे जो है इन्होंने दिनमान है, सैनिक है, नया प्रतीक है, बिजली है, एक मिनट लाइट चली गई है। आगे जो है इन्होंने अपनी एमए है वो अंग्रेजी विषय के साथ की थी, साथ ही संस्कृत हिंदी का भी इन्होंने अध्ययन किया था। 1930 से 1936 के मध्य ये क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने के कारण जेल भी गए थे। इसके बाद इन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया था। संपादक के रूप में भी इन्होंने जैसे बिजली, प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान और एक अंग्रेजी का था त्रैमासिक ये 3 महीने से निकलने वाला समाचार पत्र था। तो इसका भी इन्होंने संपादन कार्य किया है। बिजली, प्रतीक, नया प्रतीक, दिनमान और इसके साथ ही एक सैनिक भी था जिसका संपादन कार्य भी इन्होंने किया है। और इन्होंने कुछ वर्षों तक आकाशवाणी में भी कार्य किया था। कुछ वर्षों तक आकाशवाणी में भी कार्य किया था। इसके साथ ये 3 वर्ष तक कैप्टन भी बने थे। 3 वर्ष तक कैप्टन का कार्य भी इन्होंने किया था। कैप्टन और इन्होंने अंग्रेजी जो सेना थी उसमें भी ये अंग्रेजी सेना में भी रहे थे। 1943 से 46 तक ब्रिटिश सेना में ये बताया ना कैप्टन का कार्य किया था। तो 1943 से 1946 तक ये अंग्रेजी सेना में कैप्टन भी रहे थे। इसके साथ ही देखिए इन्होंने इनका स्वभाव कैसा था, गयावटी स्वभाव था। गयावट का मतलब होता है घुमक्कड़ प्रवृत्ति के। तो घुमक्कड़ प्रवृत्ति के होने के कारण ये एशिया और यूरोप में इन्होंने खूब भ्रमण किया था। और जितने इन्होंने भ्रमण किया इतना ही इनका अनुभव है वो बढ़ता चला जाता है, इतनी इनकी जानकारी है, इनका ज्ञान है वो उसमें वृद्धि होती चली जाती है। 1961 में इनकी नियुक्ति कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में भारतीय संस्कृति के व्याख्याता के रूप में इनकी नियुक्ति हुई थी। 1961 में इनकी 1961 की अगर बात की जाए तो कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में आचार्य पद पर इनकी नियुक्ति हुई थी। आचार्य पद पर और किस विषय के आचार्य पद रहे थे? भारतीय संस्कृति के आचार्य पद पर 1961 में इन्होंने कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में कार्य किया था। अब इनके देखिए कितने नामों में कितनी बार पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित भी किया था। कितनी नामों में कितनी बार, इनके बहुत प्रसिद्ध ये रचना है, कितनी नामों में कितनी बार। इस पर इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार कितने नामों में कितनी बार इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो मिला था। अगर इनके निधन और रचनाओं की बात है वो की जाए तो हिंदी साहित्य में अज्ञे जी ने एक नई प्रतिष्ठा, एक नई परंपरा का सूत्रपात किया था। और सन 1943 में इन्होंने तार सप्तक का प्रकाशन किया था। इसी के लिए इन्हें बहुत जाना जाता है, बहुत प्रसिद्धि मिली थी। इन्होंने 4 तार सप्तकों का प्रकाशन है वो किया था। इसमें इन्होंने अलग अलग कवियों को, अलग अलग
मिली थी। इसके बाद में अज्ञे जी ने 3 और शानदार पुस्तकों का प्रकाशन किया। अज्ञे जी उपन्यास, कहानी या अब देखिए इन्होंने कई विधाओं में है वो लेखन कार्य किया था। ऐसा नहीं है कि ये इन्होंने केवल कहानियां लिखी या केवल उपन्यास लिखे। तो इन्होंने हिंदी साहित्य की जो विधाएं हैं, जैसे उपन्यास है, कहानी है, यात्रा वर्णन भी इन्होंने लिखा है। क्योंकि यात्रा वर्णन ये मैंने पहले भी बताया कि इनका स्वभाव कैसा था, यहावरी स्वभाव के थे, घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे। तो घूमते इन्होंने ऐसे यूरोप का पूरा भ्रमण है वो कर लिया था, इसलिए इन्होंने यात्रा वर्णन भी लिखे हैं। कविताएं, निबंध आदि अनेक विधाओं में अपनी लेख ही है वो चलाई है। इनकी प्रमुख रचनाओं में अगर बात की जाए तो भग्नदूत, इनकी रचनाओं की अगर बात की जाए, रचनाएं भग्नदूत, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, चिंता, कितनी नाव में कितनी बार, हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर। और इसके साथ ही इन्होंने आंगन के पार द्वार, बहुत प्रसिद्ध इनकी रचना है ये आंगन के पार द्वार, इनकी बहुत प्रसिद्ध रचना है। इसके साथ ही इन्होंने देखिए बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, कितने नाम में कितने बार, इंद्रधनुष रोंदते हुए, ये भी बहुत इनकी प्रसिद्ध रचना है। इंद्रधनुष रोंदते हुए, इंद्रधनुष रोंदते हुए, ये भी इनकी बहुत प्रसिद्ध है वो रचना है। इसके साथ ही देखिए इन्होंने अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखा है। विप्तका परंपरा, पोट्री की बात, शरणार्थी, जैतून, ये तेरे प्रतिरूप कहानी संग्रह इनके प्रसिद्ध हुए हैं। अरे यायावर रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, इनके यात्रा वृत्तांत है। आत्मनेपथ, त्रिशंकु, नवरंग और कुछ राग, हिंदी साहित्य का आधुनिक परिदृश्य, इनके निबंध संग्रह है। इनके ये निबंध संग्रह बहुत ही प्रसिद्ध है। और देखिए इनके अगर 1980 में इन्होंने एक वत्सल निधि नामक न्यास की स्थापना की थी। 1980 में वत्सल निधि, 1980 में अगर बात की जाए तो वत्सल निधि नामक एक न्यास की स्थापना की थी। न्यास की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य क्या था, भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और संस्कृति को आगे बढ़ावा देना, भारतीय इतिहास, साहित्य व संस्कृति के लेख को आगे बढ़ाना इसका उद्देश्य था। अब देखिए अपने पाठ परिचय पर आते हैं। पाठ है अपना सेम और देव, इस पर आते हैं। इनकी मृत्यु की बात कर लेते हैं। इनकी मृत्यु है वो हुई थी 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म हुआ और मृत्यु है इनकी 4 अप्रैल 1987 को दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी। घूमते घूमते वापस कहाँ आ गए थे, दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में इनकी मृत्यु हुई थी अपने 4 अप्रैल 1987 को इनकी मृत्यु दिल्ली में हुई थी। बात परिचय की तरफ लौटते हैं हम। सेवों की कहानी के माध्यम से जहाँ एक स्पष्ट संदेश दिया कि नैतिक मूल्यों की स्थिति स्वतः होती है, यानी कि नैतिक मूल्य है वो मनुष्य ही जगाने से नहीं सकते हैं, वो तो अपने मन की भावनाएं होती है, अपने मन में स्वतः ही आ जाते हैं। और देखिए परिस्थितियां जब अनुकूल मिलती है तो भले ही हम कैसे वातावरण में रहे, लेकिन जब हमारे परिस्थितियां
उनके जो कलाकार आते हैं, उनके नायक आते हैं प्रोफेसर गजानंद, जो कि देव मूर्तियों के प्रति विशेष आस्था रखते हैं, है ना, आस्था रखते हैं। अपने व्यक्तित्व ये सिद्ध कर देते हैं कि आस्था में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जब हम कहानी को पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से वो एक मंदिर में जाते ही बालक को स्वयं चुराते हुए देखते हैं, उसे डांटते हैं, झपटते हैं, उसे एक चांटा तक मार देते हैं, उसको पीठ तक देते हैं कि तुम चोरी कर रहे थे, स्वयं के बगीचों से चोरी कर रहे थे। और जब लेकिन वो एक पुरातत्व सामग्रियों के विशेष ऐसे रुचिकर लगती थी इन्हें, तो वो देव मूर्ति को देकर उठा लेते हैं, लेकिन वापिस उस बालक को फिर से स्वयं चुराते हुए देखते हैं तो उनके मन में अपने नैतिक मूल्य वो जागृत हो जाते हैं कि इस बालक ने तो स्वयं ही चुराया, मैं तो देव स्थान ही लूट लाया, है ना। तो इस तरह से उनके मन में आते हैं और वो वापस दौड़ते हुए जाते हैं, उस मूर्ति को वापस उसी मंदिर में प्रतिस्थापित हो करके आ जाती हैं। तो देखिए स्थितियां हैं वो अनुकूल हुई, परिस्थितियां हैं वो अनुकूल हुई, तो उनके जो सोए हुए नैतिक मूल्य थे वो जाग जाते हैं। और तो एक आस्था, यानी कि देव मूर्तियों के प्रति जो उनकी आस्था थी, जो जिसने उनके जो नैतिक मूल्यों को उसको बल दिया कि नहीं दिया, दिया ना, कि तभी तो वो वापस दौड़ कर जाते हैं और मंदिर में वापस मूर्ति को स्थापित करके आ जाते हैं। प्रोफेसर गजानंद ने भूखे बालक को स्वयं के भाग में सेव चला कर तोड़ने पर डालते हैं और देव मंदिर से उपेक्षित पड़ी मूर्ति को उठा लाते हैं। मंदिर में इसका रखरखाव ठीक नहीं है, अनेक तर्क करते हैं अपने मन ही मन में और उन्हें उठा लाते हैं, लेकिन जब उन्हें भान होता है कि मैंने भी गलत कार्य किया है, मैंने भी चोरी की है, तो वो अपनी गलती को सुधार लेते हैं। अंत में नैतिक मूल्य जो उनके थे उनकी विजय होती है। और आगे हम बढ़ते हैं कि इस और मन में सोचते हैं कि बालक ने तो स्वयं चुराया है, मैं तो देवस्थान को ही लूट लाया है। इस तरह से उनके मन में अनुभूति होते हैं, हृदय में मूल्य एक नई चेतना, नए मूल्य हैं वो जागृत हो जाते हैं और उल्टे पांव लौटकर देवस्थान पर मूर्ति को वापस रखकर आ जाते हैं। उन्हें अपने आप को बहुत ग्लानि होती है, बड़ा एक क्षोभ होता है, क्रोध भी आता है और वो सिद्ध करते थे कि भारतीय देवी देवता है जिनमें हम आस्था रखते हुए हमारे हृदय में छाए अंधकार को मिटा देते हैं। अब इस माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि देखिए भले ही हम अंधकार में पथ पर चलने के लिए उद्यत हो जाते हैं, हम गलत मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ईश्वर में विश्वास रखते हैं, किसी देवी देवताओं में हमारी आस्था है, तो वो देवी देवता है वो हमारी आस्था पर खरे उतरते हुए और हमें उस अंधकार में पथ से भटकने से रोक देते हैं, ये भी सिद्ध करते हैं वो। और नैतिक मूल्य और सत्य की प्रतिष्ठा है वो हमारे हृदय के अंदर हमारे देवी देवता है वो कर देते हैं। ये थे इस मूल पाठ का जो सार था वो मैंने बताया। अब आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर गजानंद पंडित ने अपना चश्मा पहुंचकर फिर आंखों पर लगाया और देखते रह गए। मोटर पर से उतरकर वो सामने डाक बंगले में भिजवाकर उन्होंने सामान अपने डाक बंगले में भिजवाकर उन्होंने सोचा कि अभी आराम करने की जरूरत तो है नहीं, जरा घूम घाम कर पहाड़ी सौंदर्य को देख लिया जाए। अब आते हैं घूमने के लिए, आते हैं पहाड़ी सौंदर्य को देखते हैं और इसलिए मोटर के अड्डे में धक्कम से अलग होकर वे इस पहाड़ी रास्ता पर होली और पहाड़ी एक रास्ता था उस पर निकल पड़ते हैं पहाड़ी सौंदर्य को देखने के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य को देखने के लिए। छाया में जब चश्मे का कांच ठंडा होकर उस पर उसके गर्म बदन से ऊपरी भाप चढ़ने लगे, तब उन्होंने चश्मा उतार कर रुमाल से पहुंचते हैं, फिर चश्मा साफ करके आंखों पर चढ़ाए देखते रह गए। पहाड़ी रास्ता एकाएक आगे खुल जाता है। अब पहाड़ी जिस पगडंडी पर वो चल रहे थे आगे जाकर वो रास्ता है वो चौड़ा हो जाता है, खुल जाता है, पूरा खुल जाता है। चीड़ के वृक्ष है वो समाप्त हो गए। पहाड़ी क्षेत्र में हम देखते हैं ना चीड़ के वृक्ष होते हैं ऊंचे ऊंचे, बहुत ऊंचे ऊंचे, ऐसे लगता है हमको देखकर मानो आसमान से बातें कर रही हो, आकाश को छू रहे हो। इतने ऊंचे ऊंचे चीड़ के वृक्ष थे वो अब समाप्त हो गए। जिस पगडंडी से चलते थे रास्ता मैदान है वो खुला मैदान है वो आ जाता है। और उन्होंने देखा कि रास्ते के पार करते हुए झरना बह रहा था, पानी का बड़ा ही सुंदर झरना, बड़ा सुंदर प्राकृतिक दृश्य, सौंदर्य में उन्हें दृश्य है वो दिखाई देता है। और वहाँ प्रभात की फेन पर सूर्य की किरणें पड़ रही थी। अब जो झरने गिरने से जो उसमें झाग उत्पन्न होती है जिसे फेन कहते हैं, उसमें सूर्य की किरणें पड़ने से वो कैसा चमकता हुआ चांदी के समान है वो चमकता हुआ दिखाई देता है। और ऐसा लग रहा था कि मानो अंधकार की कोख में चांदी का सफा है फूट पड़ा हो, ऐसा लग रहा था मानो चांदी का झरना ही बह रहा हो, ऐसा लग रहा था सूर्य की किरणें पड़ने पर। यह ऐसे लगता था कि प्रकृति नायिका की कचरानी आंखों में स्नेह गदगद आंसुओं की झड़ी है और उसके पार एक चट्टान के सारे पहाड़ी राजपूत माला खड़ी थी। उसकी चौकी बोली सकल से साफ दिखता है। प्रोफेसर साहब का अकस्मात महान अचानक से एकदम अन्य दिखा
अध्यापक के पद पर कार्य करने वाले थे। वे उन थोड़े से लोगों में थे जिनका पेशा और मनोरंजन एक ही है। तो ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो जिनका पेशा यानी व्यवसाय भी और मनोरंजन तो एक हो। अभी पुरातत्ववेत्ता थे, पुरातत्व सामग्रियों की जानकारी रखते थे, पुरातत्व सामग्रियों की खोजबीन में लगे रहते थे, उनका अन्वेषण करने में लगे रहते थे। तो ये इनका एक मनोरंजन भी था और साथ साथ में इनका ये पैसा भी था, इनका व्यवसाय भी था, इनसे इनको धन भी अर्जित है वो होता था। तो दोनों ही इनके कार्य वो एक ही थे। यहाँ अब वो आए हैं कुल्लू पहाड़ी की शुरू में उत्पत्तिकाओं में भी वे सोचते हुए आए कि भारत की प्राचीन सभ्यता के अवशेष उन्हें मिलेंगे। अब वो यहाँ कुल्लू मनाली की जो पहाड़ियाँ उनमें घूमने के लिए है और किस उद्देश्य से मनोरंजन के लिए नहीं है, बल्कि इसलिए आए हैं कि यहाँ पर भी इनको है पुरातत्व सामग्री है वो मिल जाएगी, है ना। अब देखिए उनका पेशा और उनका मनोरंजन एक ही हुआ कि नहीं हुआ। अब घूमने के लिए आए हैं कुल्लू पहाड़ियों में, तो लोग जाते हैं घूमने के लिए जाते हैं, तो मनोरंजन के लिए जाते हैं, अपना टाइम पास करने के लिए जाते हैं। लेकिन प्रोफेसर गजानन थे वो क्या करे थे कि यहाँ पर भी वो इसे यही सोच कर आए थे कि जो ये शुरू में उपत्यकाएं हैं, गुफाएं हैं, इनमें भी है उनको क्या पुरातत्व सामग्री के अवशेष वो जरूर मिलेंगे और हिंदू काल की शिल्पकला के नमूने उन्हें मिल जाएंगे, या फिर धातु या प्रस्तर या सुधा की मूर्तियां। और जाने क्या क्या सोच रहे थे, उन्हें क्या क्या मिलने वाला था यहाँ से, ऐसा सोच कर आए थे। लेकिन इतना सब होते हुए सौंदर्य के प्रति जीते जागते स्पंदन निरीक्षण बहु के सौंदर्य के प्रति उनकी आंखें अंधी नहीं है। तो इतना सब सोच रहे थे, लेकिन जो सौंदर्य बिखरा हुआ था कुल्लू की पहाड़ियों में, जो सौंदर्य प्रकृति ने अपना अनुपम सौंदर्य वहां बिखेर रखा था, उसके प्रति भी वो अंधे नहीं थे, उसका भी आनंद है वो ले रहे थे, है ना। और ये कहते हैं कि आगे बढ़ते हैं तो कहते बाला को वहीं बैठ के उनके पैरों के पास बहते झरने का स्वर सुनते हुए उन्हें पहले तो एक हंसने का ख्याल है। अब उस लड़की को देखा, उस पहाड़ी बाला को जो झरने के पास खड़ी थी, उसके पास जो बहता हुआ जल था, उसे देखकर पहले तो उन्हें लगा कि मानो कोई हंसनी खड़ी हो, हंसनी है वो जल में खड़ी हो। लेकिन दूसरे क्षण है वो दूसरा विचार आता है, यद्यपि बाला के हाथ में होंगे ये ऐसे सोचते हैं कि कहते हैं कि सरस्वती है, सरस्वती है माँ वीणा पानी, जिनके हाथ में वीणा होती है, पानी यानी हाथ होता है, वीणा उनका जो वाद्य यंत्र है हाथ में रखते हैं, तो उन्हें सरस्वती का आभास होता है। भले ही लड़की के हाथ में वीणा नहीं थी, उसके हाथ में केवल एक छड़ी, जो पशु को घेरने के लिए जो छड़ी होती है वो छड़ी उसने ली हुई थी। उन्होंने अपने स्वर को यथा संभव कोमल बनाकर पूछा तुम कहाँ रहती हो। और गजानन थे, प्रोफेसर गजानन थे, उन्होंने बाला से पूछा कि तुम कहाँ रहती हो। बाला ने उत्तर नहीं दिया, संपूर्ण दृष्टि से उसमें देख के जल्दी जल्दी पहाड़ पर चढ़ने लगी। अब बात बच्ची थी, घबरा जाती है, कोई उत्तर नहीं देती है और एक आश्चर्य की दृष्टि से देखते हुए अब आगे बढ़ जाती है, चली जाती है। धीरे धीरे प्रोफेसर साहब मुस्कुराकर आगे चलते, बालिका का भोलापन उन्हें अच्छा लगा। बालिका बोली थी, मुस्कुराती, उन्हें क्रोध नहीं आया, उसने उत्तर नहीं दिया, भोलापन अच्छा लगा और आगे बढ़ जाते हैं। वो सोचने लगे कि यहाँ पहाड़ी लोग कितने सीधे होते हैं, कितने सरल होते हैं, कितने स्वभाव के सरल होते हैं। यहाँ के लोग प्रकृति के सुखद गोद में खेलते हुए इन्हें न फिक्र है, न खट्टा है, न लोभ है, न लालच है, प्रकृति की गोद में अपना जीवन बिताते हैं। और किसी संसार की जो अशक्तियाँ हैं, जो मोह है, माया, लालच, इन सबसे परे है ये। और इस कुल में जो ये प्रकृति की गोद है, इसी में अपना आनंदमय जीवन है वो बिताते हैं। अपने खाने पीने, ढोर चराने, ढोर क्या होते हैं, जानवरों को कहा जाता है, पशुओं को कहा जाता है। अपना बस खाना पीना, पशु चराना और क्या कहते हैं गाने बजाने में दिन बिता देते हैं। तभी तो बाहर से आने वाले आदमी को देखकर इन्हें संकोच होता है ना, इन्हें थोड़ी लज्जा महसूस होती है, आश्चर्य महसूस होता है इन्हें। अपने आप में लीन रहने भोले प्राणी को बाहर वाले लोगों से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं है। आगे बढ़ते बढ़ते प्रोफेसर साहब बोलते हैं कि भले ऐसे लोग न होते तो प्राचीन सभ्यता के अवशेष बचे हुए भी क्या रह जाते। तो
लेकिन अगर यूरोपियन सभ्यता की तरफ जाए तो वहाँ तो मनुष्य तक को जिंदा है वो खा जाते हैं, तो पशु तो बहुत दूर की बात है। और कभी चोरी नहीं, कोई शिकायत नहीं, खेती खड़ी है, कोई पहरेदार नहीं, खेती है वो चलती है लेकिन कोई पहरेदार है वो नहीं लगे है। मजाक है कि भुट्टा भी चोरी हो जाए। और अपनी भारतीय संस्कृति में ऐसा है कि खेती है वो ऐसी कैसे खड़ी है, कोई इसमें पहरेदार नहीं मिला है, और मजाक है कि कोई भुट्टा तक चोर कर ले जाए, एक दाना तक है वो चोर कर ले जाए। मेरे ख्याल में अगर एक चौनी यहाँ राह में फेंक तो वो उठाएगा भी नहीं, ये न जाने किसके और कौन लेने आए। रास्ता फिर गिर गया था, लेकिन चीड़ के गिर गए वृक्षों से नहीं, अब उसके दोनों ओर थे सेब के छोटे छोटे लचीले गांठ वाले पेड़। लचीले गांठ वाले मतलब होता है, गांठ यानी क्या होता है शरीर, और लचीले गांठ वाले मतलब लचीले शरीर वाले ऐसे सेब के बाग बगीचे थे। चीड़ के वृक्ष खत्म हो जाते हैं, आगे जो बढ़ रहे थे पहाड़ी क्षेत्र में सेब के बगीचे शुरू हो जाते हैं। डाल डाल पर लदे पके फलों के कारण मानो विनय से जुटे हुए, क्योंकि जहाँ साग होता है वहाँ विनय अवश्य होता है। अब देखिए, हम देखें ना हमारी भारतीय संस्कृति क्या सिखाती है, जो जितना ज्यादा गुणवान होता है, जितना ज्यादा जिसमें ज्ञान होता है वो उतना ही विनम्र होता है, झुका हुआ होता है। ये हमें प्रकृति सिखाती है। हम प्रकृति में देखते हैं कि जो भी वृक्ष है, जो भी पौधे हैं, फूल फलों से लद जाते हैं तो वो कैसे हो जाते हैं, विनीत हो जाते हैं, झुक जाते हैं, विनम्रता आ जाती है। ऐसे ही सेब पर जो बाग बगीचे थे वो सेबों से लदे हुए थे और एकदम झुके हुए थे, आसानी से जिन्हें तोड़ा जा सकता था, नीचे खड़े खड़े ही तोड़े जा सकता था, ऐसे सेब के बगीचे वो लगे हुए थे। और कहते हैं कि जहाँ विनय अवश्य होता है, जहाँ साग होता है वहाँ विनय भी होता है ना। तो कुल्लू की जगत प्रसिद्ध सेब के प्रशंसा प्रोफेसर साहब ने बहुत बार सुन रखी थी। अब कुल्लू के सेब थे बड़े प्रसिद्ध थे और देख उनकी तबीयत खुश हो गई, और इससे बेहद खुशी इस बात की कि गंध और स्वाद और रस की विपुल राशि का न कोई रक्षक कहीं देख नहीं आता। और आश्चर्य तो इस बात का था कि सेब के बगीचे खड़े लेकिन कोई रक्षक नहीं था, कोई पहरेदार नहीं था। उन्होंने सेबों के पहरेदारी है वो नहीं बिठाई गई थी, ऐसे की है वो पेड़ है वो खड़े थे, बगीचे लगे हुए थे। और इससे बेहद खुशी इस बात की हुई, है ना। और पहाड़ी सभ्यता के प्रति उनका आदर भाव और भी बढ़ जाता है कि पहाड़ी सभ्यता के लोग कितने सरल होते हैं, कितने सहज होते हैं कि कोई पहरेदारी की आवश्यकता नहीं है। क्या शहर में इस तरह बाग है? अगर शहरों की बात की जाए तो क्या है, शहरों में इस तरह के बाग है वो लगाए जा सकते हैं? नहीं, शाम तक बाग क्या, पेड़ ऐसे फल तो क्या बहुत दूर की बात है, पेड़ भी नहीं मिलेंगे। अगर शहरों में ऐसे खुले छोड़ दिए जाए तो हम सभी जानते हैं शहरों की स्थिति क्या होती है, भुक्कड़ लोग रहते हैं। और ये वहाँ सेब तो इस तरह खुले छोड़ना बहुत बड़ी बात है। अगर तो वहाँ पेड़ है वो भी नहीं मिलेंगे, उनके डालियाँ तक को है वो तोड़ कर ले जाएंगे, है ना। तो एक फलों की कभी पकने की नौबत ना आती है। मैं स्कूल कॉलेज के लड़के टिड्डी दल की तरह आकर सब साफ कर देते। अब स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं वो इस तरह टिड्डी दल की भांति आकर सारी सेवें चट कर जाते, फलों को कभी पकने भी नहीं देते, और खाते तो खाते इतना बिगाड़ते और वो अधिक। यहाँ तो कोई बाग लगाए तो एक भोजपुरी लठे पहरेदार है। अगर हमारे यहाँ शहरों में अगर बाग लगा दी जाए तो एक भोजपुरी जो लठे होते हैं, लठे लाठी लेकर रखते हैं, लठ लेकर जो बैठते हैं, है ना, एकदम रोबीले जो होते हैं उनको बिठाना पड़े पहरेदारी लगाकर, और चारों जेल की सी दीवार खड़ी करनी पड़ती है, और कोई लुक छिप कर ले बागे तब लगाकर चैन से रह सके। और यहाँ बाग की सीमा बनाने के लिए तार का जंगला तक नहीं है। पेड़ों के नीचे जो लंबी लंबी घास लगी है वही रास्ते के पास आकर रुक जाते हैं, तभी वही बाग की सीमा है, समझ लो। यहाँ देखिए पहाड़ी क्षेत्र में जो बाग लगे हैं एक तार तक नहीं बांधा गया चारों तरफ, दीवार भी तो बहुत दूर की बात है, एक तार की पगडंडी भी है वो नहीं की है। जो घास चारों तरफ रुक गया वो दरवाजा के ये जो पगडंडी थी रास्ता था इसके पास आकर खत्म हो जाती है, यही उसकी सीमा भले ही मान लो। प्रोफेसर साहब के पास ही हमसे कुछ गिरा, उन्होंने चौंक कर देखा, हमने आते देख एक लड़का पेड़ पर से कूदा और उसकी अपने आप में छिपने की कोशिश कर रहा है। उसके हाथ में 2 सेब है जिन्हें वह अपने फटे हुए भूरे कोट में किसी तरह छिपा लेना चाहता है। अचानक से उनके धम की आवाज सुनकर उन्होंने देखा कि एक लड़का था जिसके हाथों में सेब है, और वो जो उसके सेब के पेड़ का जो तना था उसके पीछे छिपने के है वो कोशिश कर रहा था, जो उसके लिए पर्याप्त था, छिप नहीं सकता था, इतना पर्याप्त मोटा नहीं था कि उसके पीछे छिपा जा सके। और उसके हाथ में 2 सेब है और उन सेबों को वो अपने भूरे कोट में छिपाने की कोशिश करता है। उनकी जेब में आपको चेहरा साफ कह रहा था कि वह चोरी कर रहा है। अब वो जेब रहा संकोच कर रहा था, इसे देखकर लगता था कि वो चोरी ही कर रहा है। साधारण ऐसे दिशा में प्रोफेसर साहब नीचे खिलाने से उसको देखकर आगे चल देते हैं, लेकिन इसमें वैसा नहीं कैसे उन्होंने जान पड़ा कि लड़का उन सारी प्राचीन आर्य सभ्यता को एक साथ नष्ट किए दे रहा। अब उन्हें लगा कि जिस संस्कृति की मैं अभी व्याख्यान कर रहा था, जिस संस्कृति की मैं प्रशंसा कर रहा था, वही संस्कृति को नष्ट कर रहा है ये लड़का, क्या करके, चोरी करके। उन्हें ऐसा अपने मन में है वो महसूस होता है। उन्होंने बयान के समय सदियों पहले अक्षुण बनी चली आ रही जो अपनी
कक्षा में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद, नमस्ते।